मौसी, मम्मी को अटैक आया है। अर्धचेतन अवस्था में भी मम्मी आपको ही याद कर रही हैं। प्लीज मौसी, आप जल्दी आ जाइए। फोन पर राजवीर का चिंतित स्वर सुनकर मनोरमा स्तब्ध रह गई। वो बस इतना ही कह पाई, बेटा दीदी का ख्याल रखना, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जल्दी से पहुंचती हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो गया। कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि सुमित्रा दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। फ़ोन पर बातें करते हुए वे थकी थकी लगती थीं। उसने उनसे कई बार कहा भी कि आप अपना चेकअप करवा लीजिए, पर वे उसकी बात को नज़रअंदाज कर हमेशा यही कहती कि मुझे क्या होगा मनोरमा, बस ऐसे ही थकान के कारण तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है। वह भी यह सोचकर चुप हो जाती कि आज से पहले तो सर्दी जुकाम के अतिरिक्त उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या रही नहीं है, तो सब कुछ सामान्य ही होगा। पर अब यह अचानक अटैक। सुमित्रा दीदी उसकी ही दीदी नहीं, अपने कर्म और स्वभाव के कारण जगत दीदी बन गई थी। उसकी तो वे बड़ी बहन जैसी थी। सच तो यह है कि उसने उन्हीं के सानिध्य में जीवन का ककहरा सीखा था। दीदी ने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, कभी हार नहीं मानी। अपनों के व्यवहार से घायल हुए दिल ने अपनी एक अलग मंजिल तलाश ली थी और उस पर अडिगता से चली ही नहीं, दूसरों को भी अपने प्रति सोच को बदलने के लिए मजबूर किया। वे ना ही स्वयं रोईं और ना ही कभी किसी को रोने दिया। उनकी जिंदा दिली में उनके अतीत के अनेक क्रूर पल समाहित हो गए थे। उसे याद आया वह पल जब राजवीर का विवाह तय हुआ, तो वे खुशी से फूली समा रही थीं। सूचना देते हुए बोली थी, मनोरमा तुझे हफ्ते भर पहले आना होगा, तेरे बिना यह शुभ काम कैसे होगा। वैसे जो जो बातें मेरे दिमाग में आती जा रही हैं, मैं एक डायरी में नोट करती जा रही हूँ, जिससे ऐन मौके पर कोई कमी न रह जाए। कुछ शॉपिंग भी कर ली है। अगर कोई कमी रह भी गई है तो तू है ही मेरी बहन, मेरी दोस्त। हम दोनों मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। आखिर बहू के रूप में बेटी लेकर जो आ रही हूँ। जी दीदी, मैं आ जाऊंगी। देख मनोरमा, अगर तेरे पास समय नहीं है या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मना कर देना। मैं नहीं चाहती कि हम हमारे रिश्ते को बोझ समझ कर निभाएं। सुमित्रा दीदी ने अचानक कहा था। दीदी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? राजवीर मेरा भतीजा है, उसे मैंने अपनी गोद में खिलाया है। उनके शब्दों पर आश्चर्यचकित मनोरमा ने स्वयं को संभालते स्नेह भरे स्वर में उनके दिल पर रखे बोझ को हल्का करते हुए कहा था, पता नहीं क्यों घबराहट होने लगती है आजकल। बस राजवीर का विवाह ठीक से निपट जाए तो चैन की सांस लूं। कहते हुए उनका स्वर अवरुद्ध हो गया था। आप चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। अगले महीने ही राजवीर का विवाह है। कुछ दिनों बाद वह जाने वाली थी कि अचानक ये खबर आ गई। फ्लाइट से जाने के बावजूद उसे और राकेश को बेंगलुरु से इलाहाबाद पहुंचने में 8 घंटे लग ही गए। राकेश डॉक्टर से बात करने चले गए थे। विजिटिंग ओवर होने के कारण उसे आईसीयू में जाने की अनुमति मिल गई थी तथा वह दीदी के पास जाकर बैठ गई। दीदी को नर्सिंग होम में नलियों में जकड़ा देख मन कराह उठा, पर बाहर पड़ोसियों की उपस्थिति सुकून पहुंचा रही थी। सभी अड़ोसी पड़ोसी उनके लिए चिंतित थे। दीदी को दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट करना बेहतर रहेगा, वहां उनका ट्रीटमेंट उचित रूप से हो पाएगा। दीदी की हालत देखकर मनोरमा ने उनके पास बेहाल हालत में खड़े राजीव से कहा, मौसी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर डॉक्टरों ने कहा है कि इस अवस्था में माँ को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी स्टेबल हो जाएं फिर सोचा जा सकता है। आंखों में छलक आए आंसुओं को किसी तरह उसने आंखों में सहेजते हुए कहा, नाना बेटा, घबरा मत, दीदी को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना उनके साथ। कहते हुए उसने राजवीर को दिलासा दी। उसकी आवाज़ सुनकर दीदी ने आंखें खोली। उसे देखकर उनकी आंखों में संतोष झलक आया। तू आ गई मनोरमा, मेरा जाने का समय आ गया है, बस तुझे ही देखने के लिए रुकी हुई थी। लड़खड़ाते शब्दों में उन्होंने कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं कहते। अभी तो आपको राजवीर का विवाह करना है, उनके बच्चों को अपने हाथों से पालना है। अपने शब्द जाल से मुझे ना बहला मनोरमा, एक बोझ और तुझ पर डालना चाहती हूँ। मेरे बाद मेरे राजवीर का ख्याल रखना, उसे तेरे भरोसे ही छोड़ के जा रही हूँ। वह अभी मन से बच्चा ही है, शायद मेरा जाना वह सह ना पाए। और हाँ, विवाह टालना मत, धूमधाम से नियत तिथि पर ही करना। कोमल मेरे राजवीर की पसंद है, मुझे उम्मीद है वह उसके साथ खुश रहेगा।
अटकते अटकते उन्होंने बामुश्किल कहा। इस दौरान वे हाँफने लगी थीं। आखिरकार दर्द सहन न कर पाने के कारण उन्होंने आंखें बंद कर लीं। दीदी, राजवीर बोझ नहीं है मेरे लिए, संभालिए स्वयं को, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, इलाज में कोई कमी नहीं होने देंगे। आपको ही राजवीर को घोड़ी पर चढ़ाना है, कोमल को आशीर्वाद देना है। कहते हुए मनोरमा की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू टपक पड़े। उसकी बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चेहरे पर दर्द की लकीरों के साथ उसके हाथ पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। वह उनके मस्तक पर हाथ फेरकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आत्मसम्मानी और आत्मविश्वासी दीदी बार बार बोझ शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। क्या वे कमज़ोर पड़ने लगी हैं? अपने प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जब वह सुमित्रा दीदी से मिली थी। लगभग 25 वर्ष पहले उसके पड़ोस में एक परिवार रहने आया था। उस परिवार में सिर्फ 2 ही प्राणी थे, 2 वर्षीय बेटा और वह स्वयं। घर के दरवाजे के सामने लगाई नेम प्लेट से पता चला कि उनका नाम सुमित्रा है। वे कॉलेज में पढ़ाती हैं और वे घर से बाहर बहुत कम निकलती थीं। बस घर से कॉलेज तथा कॉलेज से घर ही उनकी दिनचर्या थी। बेहद संजीदा और अंतर्मुखी व्यक्तित्व था उनका, जिसके कारण आसपास के लोग भी उनसे मिलने से कतराते थे। बेटे की देखभाल के लिए उन्होंने आया को रखा हुआ था। एक दिन मनोरमा स्कूल से लौटी तो पाया कि आया बाहर गप्प मार रही है तथा अंदर बच्चा रो रहा है। उसने उसको डांटा तो वह अनाप शनाप बोलने लगी। इस बीच वह उसके रोकने के बावजूद अंदर चली गई। बच्चा नींद से जागकर किसी को अपने पास ना पाकर स्वयं पलंग से उतरने की कोशिश में नीचे गिर गया था तथा चोट लगने के कारण रोने लगा था। उसे देखकर उसने उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हुए हाथ बढ़ाया तो वह भी उसे गोद में लेने से स्वयं को ना रोक पाई। उसकी गोद में आकर वह चुप हो गया था। बच्चे को जमीन पर गिरा देखकर नौकरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नौकरी छूट जाने के डर के कारण वह उससे क्षमा मांगते हुए इस घटना का जिक्र मालकिन से ना करने का आग्रह करने लगी। अब तो मनोरमा का नित्य का क्रम बन गया था। जब तक वह स्कूल से आकर उस बच्चे के साथ घंटा आधा घंटा बिता न लेती, उसका खाना ही हजम नहीं होता था। एक दिन वह उसके साथ खेल रही थी कि अचानक सुमित्रा मैम आ गईं। वह उन्हें देखकर डर गई। अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वे संजीदा स्वर में बोली, अच्छा तो वह तुम ही हो जिसके साथ खेलकर मेरा बेटा राजवीर इतना खुश रहता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे वाक्य भी बोलने लगा है। कहाँ तो मनोरमा सोच रही थी कि उनकी आज्ञा के बिना उनके घर में घुसने तथा उनके बच्चे के साथ खेलने के लिए उसे खरी खोटी सुननी पड़ेंगी, पर उन्होंने न केवल उससे प्यार से बातें की बल्कि उसे सराहा भी। उनका स्वर सुनकर वह भी उत्साह के स्वर में बोली, मैम मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है सो इसके साथ खेलने आ जाती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची हो तुम। बस आगे का ध्यान रखना कि जो काम अच्छा लगता है उसे छिपकर करने के बजाय सबके सामने करो, जिससे ग्लानि का एहसास नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। माँ को जब अपने इस वार्तालाप के विषय में बताया तो वह बोली, क्यों व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रही है। आज उसे तेरी आवश्यकता है तो मीठा मीठा बोल रही है, कल जब आवश्यकता नहीं हो रहेगी तो तुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। आखिर ऐसे लोगों की यही फितरत होती है। वैसे भी जो अपनों का ना हो सका वह भला दूसरों का क्या होगा। माँ की बात उस समय उसे अटपटी लगी। दरअसल माँ की एक मित्र उसी कॉलेज में अध्यापिका थी जिसमें सुमित्रा मैम पढ़ाती हैं। उनसे उन्हें पता चल चुका था कि उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है। उस समय ऐसा फैसला लेना, वह भी स्त्री द्वारा, उसे अहंकार, घमंडी तथा बददिमाग की पदवी से विभूषित करने के लिए काफ़ी था। उसका दिल कहता कि किसी का किसी के साथ रहना या ना रहना उनका निजी फैसला है, इस पर किसी को आपत्ति क्यों। अगर सुमित्रा मैम ने यह कदम उठाया है तो अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। एक औरत अकारण घर की चार दीवारी नहीं लांघती, वह भी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए। उनका व्यवहार देखकर उसे कभी नहीं लगा कि वे झगड़ालू या दंभी किस्म की औरत हैं।
उस समय उसे यह प्रश्न बार बार झकझोरता था कि हमारा समाज सारी बुराइयां औरत में ही क्यों ढूंढता है, क्यों उसे शांति से जीने नहीं देता। माँ से मन की बात कही तो वो उसी पर बरस पड़ी। 2 बित्ते की छोकरी है और बातें बड़ी बड़ी करती है। अरे घर की सुख शांति बरकरार रखने के लिए औरत को ही त्याग करना पड़ता है, नहीं तो चल चुकी घर की गाड़ी। और हाँ, उस घर में ज़्यादा मत जाया कर, कहीं उसके कुलक्षण तुझ में भी ना आ जाएं। माँ आम घरेलू औरतों की तरह थीं, जिनका दायरा अपने पति और बच्चों तक ही सीमित था। औरत घर की 4 दीवारी में शोभित ही अच्छी लगती है, ऐसा दादी का मानना था। दादी के विचारों, कठोर अनुशासन ने सामाजिक समारोह के अतिरिक्त उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। दादी के ना रहने के पश्चात भी उनके द्वारा थोपे विचार, अंधविश्वास माँ के मन में ऐसे रच बस गए कि वे उनसे मुक्ति ही नहीं पा सकी। आज उसे लगता है कि व्यक्ति की सोच का दायरा तभी बढ़ता है जब वह दुनिया जहान घूमता है, विभिन्न समुदायों तथा संप्रदायों के लोगों से मिलता है। तभी उसके स्वभाव और व्यक्तित्व में लचीलापन आता है। तभी वह समझ पाता है कि व्यक्ति के आचार विचार में परिवर्तन समय की देन है। जो समय के साथ नहीं चल पाता या समय को अपने अनुकूल बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह एक दिन तिनका तिनका टूट कर बिखर जाता है। वह इंसान ही क्या जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा न कर पाए तथा परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे। सुमित्रा मैम उसे सदा परिष्कृत रुचि की लगी, इसीलिए माँ के मना करने के बावजूद कभी छिपकर तो कभी उनकी जानकारी में वह उनके घर जाती रही। धीरे धीरे लगाव इतना बढ़ गया कि राजवीर के साथ खेलने के लिए उनकी मनोरमा उपस्थिति में तो वह जाती ही थी। अब वह उनके सामने भी जब भी मन हो बेहिचक जाने लगी थी। कभी उनके साथ चाय बनाती तो कभी सब्जी, और कुछ नहीं तो उनके साथ अपनी पढ़ाई से संबंधित मैटर ही डिस्कस कर लेती थी। वे केमिस्ट्री की टीचर थी। हायर सेकेंडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री उनके विषय थे। सुमित्रा मैम केमिस्ट्री के अतिरिक्त फिजिक्स से संबंधित समस्याएं भी हल करवा दिया करती थीं। उनका समझाने का तरीका इतना रुचिकर था कि गंभीर से गंभीर विषय भी सहज हो जाता। उसे उनके साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता था। उनकी सोच उन्हें अन्य महिलाओं से अलग करती थी। वे साड़ी जेवरों की बातें नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर बातें किया करती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने उसे कॉलेज में हो रही वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि विषय वस्तु भी तैयार करवाया। उनके प्रयत्नों का ही नतीजा था कि वह अपने स्कूल में ही प्रथम नहीं बल्कि इंटर स्कूल विवाद प्रतियोगिता में भी प्रथम आई थी। उसकी पढ़ाई और अन्य प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के कारण माँ अब उसे उनके घर जाने से रोकती तो नहीं थी, पर अभी भी माँ की धारणा उनके प्रति बदल नहीं पाई थी, जबकि वह अपने सुलझे विचारों तथा आत्मविश्वास के कारण उसकी आदर्श ही नहीं प्रेरणा भी बन चुकी थी। कम से कम वे उन औरतों से तो अच्छी थीं जो हर काम में मीन मेख निकालते हुए एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी रहती हैं। कम से कम उनके जीवन का कोई मकसद तो है। वे जीवन में आई हर कठिनाई को चुनौती के रूप में लेती हुई जिंदादिली से लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो लोगों को आपत्ति क्यों? उस समय वह ग्रेजुएशन कर रही थी, जिंदगी के अच्छे बुरे पहलुओं को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। एक दिन उसने उनकी जिंदगी में झांकने का प्रयास किया तो वे उखड़ गईं तथा तीखे स्वर में कहा, पता नहीं लोगों को किसी की निजी जिंदगी में झांकने में क्यों मजा आता है। मेरी जिंदगी है, चाहे जैसे भी जीऊं। सॉरी मैम, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जब आस पड़ोस के लोग आपके बारे में अनाप शनाप कहते हैं तो मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए सच्चाई जानने के लिए आज मैंने आपसे पूछा, पर मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आपको दुख हुआ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मनोरमा, गलती हमारे समाज की, सोच की और धारणा की है। सच्चाई ये है कि हमारा समाज आज भी अकेली औरत को सहन नहीं कर पाता। वह उसके लिए एक पहेली बनकर रहती है। उस पहेली को सब अपनी अपनी तरह से सुलझाना चाहते हैं। बस यहीं से बेसिर पैर की बातें प्रारंभ होती हैं। पर मैंने अपने आँख, कान और मुंह बंद कर रखे हैं। अगर खोल कर रखे होते तो शायद जीवित ही ना रह पाती। कहते हुए उनकी आंखें छलछला आई थीं। आखिरकार सुमित्रा दीदी उसके सामने खुली किताब की तरह खुलती चली गईं। जमाने के तीरों से लहूलुहान पर यत्न कर सहेज कर रखा दिल का दर्द उनकी जबां पर आ ही गया। उस समय उन्होंने जो कहा
उसका सारांश यह था कि उनका पति प्रतिष्ठित बिजनेसमैन परिवार का होने के बावजूद शराबी, जुआरी तथा दुराचारी था। उसके माता पिता को उसके ये अवगुण नहीं गुण नजर आते थे। उसने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। एक दिन शराब के नशे में उसने उसके साथ संबंध बनाना चाहा, तो मुंह से आती दुर्गंध ने उसे विरोध करने पर विवश कर दिया। फिर क्या था, उसने उस पर हाथ उठा दिया। बहुत रोई थी वह उस दिन। अपने माता पिता से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा, सब्र कर बेटी, धीरे धीरे उसके सारे ऐब तेरे प्यार से समाप्त होते जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाया। उसने हर तरह से उसके साथ निभाने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी वह प्रेग्नेंट हो गई, पर उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में जब पत्नी को पति के सहारे की अत्यंत आवश्यकता होती है, तब भी वह रात रात भर बाहर रहता था। यहाँ तक कि राजवीर के जन्म के समय भी वह उसके पास नहीं था। किसी काम के कारण अगर वह ना आ पाता तो कोई बात नहीं थी, पर वह तो सुरा सुंदरी में खोया रहता था। ना जाने कैसी नफरत उसके दिल में समा गई थी कि उसने उसी वक्त उसे छोड़ने का निर्णय ले लिया। आखिर कब तक वह जलालत भरी जिंदगी जीती। वह उसे छोड़कर मायके चली आई। उसके माता पिता ने उसके इस निर्णय का विरोध किया। ससुराल जाकर पैचअप कराने की कोशिश की, पर उसके ससुराल वाले भी बेटे की तरह ही अक्खड़ निकले तथा बोले, थोड़ा शराब पीकर मस्ती कर लेता है तो क्या बुराई है, यह तो अमीरजादों का लक्षण है। हमें क्या पता था कि आप लोग 16वीं सदी की मानसिकता वाले लोग होंगे, वरना हम अपने बेटे का विवाह आपके घर कभी नहीं करते। वैसे भी दोस्त तो आपकी लड़की का ही है, जो उसे घर में बांध कर नहीं रख पाई। मम्मी पापा अपना समूह लेकर लौट आए तथा फिर से उससे अपने घर लौटकर स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने के लिए कहने लगे। पर इतना सब होने पर लौटना उसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा। उसने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप भी नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगी। उस समय उसके छोटे भाई सरल ने मम्मी पापा के विरुद्ध जाकर उसका साथ दिया था। उसने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा था, दीदी तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी जिसे मेरी बहन की परवाह नहीं है, उसके साथ मेरी बहन नहीं रहेगी। ये कहकर सरल ने अपना फैसला सुना दिया। अभी यह सब कह लें, पर जब बीवी आ जाएगी तब मुंह पर ताले लग जाएंगे तेरे। बेकार उसे सह देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, पर हमारे खानदान में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बेटी ससुराल छोड़कर घर बैठ जाए। माँ ने उसे फटकारते हुए कहा था, अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो यह कोई आवश्यक तो नहीं कि कभी नहीं होगा। हर काल में परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और उसी के अनुसार इंसान को निर्णय लेना पड़ता है। मेरी बहन अनाथ नहीं है जो ऐसी जलालत भरी जिंदगी जिएगी। तुम परेशान मत हो माँ, दीदी की जिम्मेदारी उठाने का अगर मैंने वादा किया है तो पूरी जिंदगी उठाऊंगा, पर मैं उसे उस शराबी जुआरी के साथ रहने को मजबूर नहीं करूंगा, सरल ने दृढ़ स्वर में कहा। माँ सरल की बात सुनकर उस समय चुप हो गईं। सरल के सहयोग से उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। ससुराल वालों को भला क्या आपत्ति थी। आखिर दोस्त तो लड़कियों में ही होता है, लड़कों में नहीं। उन्हें फिर से अपने बेटे का दूसरा विवाह कर अपनी तिजोरी भरने का एक मौका मिल गया था। माँ के तथा सगे संबंधियों के व्यवहार से सुमित्रा मैम को मायके में भी चैन से नहीं रहने दिया। इसीलिए राजवीर के थोड़ा बड़ा होते ही उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। नौकरी मिलते ही वे राजवीर को लेकर यहाँ आ गईं। अगर वहाँ रहती तो शायद शांति से जी नहीं पाती। वही लोग, वही बातें, उनकी चिंता से अधिक उनकी लाचारी बेबसी लोगों को परेशान करती। वे उस माहौल में उन लोगों के साथ रहकर बेबस और लाचार नहीं कहलाना चाहती थीं। औरों की तो छोड़िए, उनकी अपनी माँ उनकी परिस्थिति के लिए जब तक आंसू बहाकर कभी उन्हें दोषी ठहराती तो कभी जमाने को कोसती, कभी तो यहाँ तक भी कह देती कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। पति से तलाक लेने के बाद सुमित्रा मैम के भाई ने फिर से विवाह करने के लिए उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। यह भी कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि एक जगह नहीं बन पाई तो दूसरी जगह भी नहीं बने। यहाँ तक कि उनके भविष्य के लिए उसने राजवीर को अपने पास रखने की भी पेशकश कर डाली। पर वे इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती थीं
कि अपने सुख के लिए अपने बेटे से मुंह मोड़ लेती या भाई पर सदा के लिए अपने बेटे का बोझ डाल देती। माना भाई को वह बोझ नहीं लगता, लेकिन दूसरे घर से आई लड़की को वे कैसे मुंह दिखाती? क्या वह उसके राजवीर को स्वीकार कर पाती? वैसे भी एक विवाह करके तो वे देख ही चुकी थी। पति रूपी पुरुष जाति से ना जाने क्यों उसे नफरत हो गई थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उनकी इस धारणा को पुख्ता कर दिया था कि आज की नारी में इतना दमखम है कि अगर वह चाहे तो अपना संसार स्वयं सजा संवार सकती है। आखिर वह क्यों एक ऐसे आदमी की दूसरी पत्नी बने जिसकी आंखों में उसके लिए दया के अतिरिक्त कुछ नहीं हो, जो उसे अपनी अर्धांगिनी नहीं अपने बच्चों की माँ बनाकर लाए, उससे सदा कर्तव्यों की बात करता रहे पर अधिकार ना दे, यहाँ तक कि अगर दूसरी पत्नी के बच्चा हो तो उसे भी पितृत्व के साए से दूर रखने का प्रयत्न करे। हाँ, कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं, पर वे शायद उंगलियों में गिनने लायक ही होंगे। सुमित्रा मैम की बातों ने मनोरमा को बहुत प्रभावित किया था। सचमुच अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव की रक्षा करना आदमी का ही नहीं, औरत का भी हक है। उसने उनसे ही सीखा। बीच बीच में उनके माँ पिताजी उनसे मिलने आते, उन्हें तरह तरह की नसीहतें देते, पर वे टस से मस नहीं होती। वे मायूस होकर चले जाते। केवल उनका भाई ही उनकी हौसला अफजाई करता रहता था तथा जब तब आकर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता। उनके जाने के बाद वे कुछ दिन उदास रहती, फिर सहज हो जाती। पता नहीं कब वे सुमित्रा मैम से उसके लिए दीदी बन गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों में उनके प्रति धारणा बदलने के साथ समय के साथ साथ धीरे धीरे सुमित्रा दीदी के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। सदा धीर गंभीर रहने वाली दीदी अब हंसने भी लगी थी। कोई घर बुलाता तो चली भी जाती। मनोरमा के भाई अभिनव के आईआईटी में सिलेक्शन के उपलक्ष्य में माँ ने छोटी सी पार्टी दी। उस पार्टी को जानदार और खुशनुमा बनाने के लिए उसे पासिंग द पार्सल गेम रखा था। उसने गेम सबको खेलना था। अपने चिट के मनोरमा अनुसार सबको गाना सुनाना था। सुमित्रा दीदी की गाने की चिट निकली। उनका गाना लोगों को इतना पसंद आया कि गेम के बाद उनसे गाने की फरमाइश की जाने लगी। उन्होंने भी फरमाइश करने वालों का दिल रखा। इसके बाद कोई भी पार्टी उनके गाने के बिना पूरी ही नहीं होती थी। अंधकार के बाद सुबह होती है। धीरे धीरे माँ के विचार भी उनके प्रति बदलने लगे। अब तीज त्योहारों पर उन्हें अपने घर ये कहकर बुलाने लगीं कि अकेले रहकर क्या त्योहार मनाओगी, यहीं आ जाया करो, हम सबको अच्छा लगेगा। परिवर्तन की इस बयार ने उनमें एक अनोखी ऊर्जा का संचार कर दिया था। अब वे सबके साथ सहज सहज हो चली थीं। पहले उनसे कतराने वाले सभी लोग अब उनकी बुराई नहीं प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि वे अपने बच्चों से संबंधित समस्याओं पर भी उनकी राय लेने लगे थे और वे उनकी उम्मीदों पर खरी उतर रही थीं। अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। अब वे केवल उसकी ही नहीं सबकी दीदी बन गई थीं, जगत दीदी। एक दिन वह भी आया जब उसका विवाह हो गया, पर उनके साथ संबंध सदा बने रहे। मायके आती तो अधिक से अधिक समय उनके साथ व्यतीत करने की कोशिश करती। राजवीर उसे मौसी कहकर बुलाता था। उसको देखकर वह इतना खुश होता कि जब तक वह रहती उससे ही चिपका रहता। अपने स्कूल की एक एक बात उसे बताता। वह उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आती तथा उसे भी दीदी की तरफ से उपहार मिलते। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि राकेश ने भी उसके इस रिश्ते का मान रखा। कभी कभी उसे लगता कि वे उसकी बड़ी बहन जैसी ही नहीं, उसकी सबसे अच्छी मित्र हैं, जिनके पास उसकी हर समस्या का हल रहता है तथा वह भी अपने दिल की हर बात उनके साथ शेयर कर मन में चलते द्वंद्व या कश्मकश से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। एक दिन पता चला कि दीदी के माता पिता तथा भाई सरल अपने किसी रिश्तेदार की बेटी के विवाह में कार से जा रहे थे कि अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया तथा तीनों ही पंचतत्व में विलीन हो गए। समाचार सुनकर मनोरमा उनके पास गई। उसे आया देखकर दीदी बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, मनोरमा, सब समाप्त हो गया। इस भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई।
उस समय उसके साथ आई उसकी माँ ने उनको गले लगाकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा तू अकेली कहाँ है, हम हैं ना तेरे साथ। आज से तू भी मेरी बेटी है। हमारे रहते कभी स्वयं को अकेला मत समझना। और सच, जब तक माँ पापा रहे कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। यहाँ तक कि भाई अभी और भाभी पूजा ने भी उन्हें बहन जैसा सम्मान दिया। वह जब भी अमेरिका से इंडिया आता तो जैसे पहले उपहार उसके लिए लाता था वैसे ही उनके लिए भी लाता। राजवीर के विवाह में भी वह आने वाला है, भात की रस्म निभाने। अचानक मनोरमा को अपना हाथ हल्का लगने लगा। देखा तो पाया कि उसके हाथ को पकड़ा उनका हाथ नीचे लटक गया है। उसने घबराकर नब्ज टटोली। कुछ न पाकर डॉक्टर को आवाज़ लगाती बाहर दौड़ी। उसकी बदहवास दशा देखकर राजवीर घबरा गया। राकेश, जो डॉक्टर से कंसल्ट करके लौटे ही थे, उनकी उसकी चीख सुनकर हतप्रभ रह गए। डॉक्टर ने आते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके जीवन की सूत्रधार, जिसके साए में उसने रहना, चलना, सोचना और समझना सीखा, वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उनके बिना चल पाएगी, कैसे राजवीर को संभालेगी। तभी कहीं पढ़े शब्द उसके दिल दिमाग में गूंज उठे। जीवन तो उस नाव की तरह है जिसमें प्राणी अपनी सुविधानुसार चढ़ता और उतरता रहता है। फिर चढ़ने पर खुशी और उतरने पर गम क्यों? जीवन की नाव हिचकोले खाएगी, डराएगी, फिर भी नाव को डूबने से बचाना हर इंसान का कर्तव्य है, जब तक कि वह स्वयं जर्जर होकर न टूट जाए। दीदी के जीवन की नाव शायद जर्जर हो गई थी, तभी वे सब चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सके। अंतिम क्रिया के समय पूरे मोहल्ले के लोगों के अलावा कॉलेज के सभी अध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। यह देखकर सुनकर गर्व से मन भर उठा। आज दीदी उसे शायर के उस कथन की पर्याय लग रही थीं। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लड़की वाले भी इस घटना से बेहद मायूस तथा डरे हुए थे। वे हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें दीदी की अंतिम इच्छा के बारे में बताया तो वे नतमस्तक हो गए। आखिर एक बहुत बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया था। उन्हें डर था कि कहीं ये घटना उनकी बेटी के लिए अपशकुन बनकर न रह जाए। सच तो यह है कि हमारा समाज आधुनिक बनने का ढोंग तो करता है, पर जब स्वयं पर आती है ना, तो नाना प्रकार के अंधविश्वासों में उलझ कर रह जाता है। कर्मकांडों से निपटने के बाद थोड़ा स्थिर होने पर उनकी वार्डरोब में रखी डायरी निकालकर पढ़ने लगे। डायरी में हर रस्म पर दी जाने वाली वस्तुएं सिलसिलेवार लिखी हुई थीं। कुछ शॉपिंग जो उन्होंने कर ली थी उस पर उन्होंने टिक लगा दिया था, तथा जो नहीं कर पाई थीं उसके आगे कोई निशान नहीं था। हर रस्म में देने वाली वस्तुएं एक बड़े पैकेट में डालकर अलमारी में टैग लगाकर रख दी थीं। अपने जीवन की तरह ही पूरी सुव्यवस्थित योजनाबद्ध विवाह की तैयारी कर रही थीं। जीवन से थोड़ी मोहलत उन्होंने चाही थी, पर पूरी नहीं हो पाई। सच, कुदरत भी कभी कभी कितनी निर्दयी कैसे हो जाती है कि इंसान को उसके न्याय पर ही शक होने लगता है। पढ़ते पढ़ते एक जगह नज़र ठहर गई। मनोरमा, बस एक ही बात मुझे बार बार कचोटे जा रही है कि मैं राजवीर को परिपूर्ण जीवन नहीं दे पाई। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर माता पिता दोनों का प्यार कोई एक अकेला अपने बच्चे को नहीं दे सकता। मैंने अक्सर राजवीर की आंखों में पिता के लिए चाहत देखी है। शायद मन ही मन मुझे कसूरवार भी ठहराता रहा हो, पर तू ही बता, मैं क्या करती? क्या पूरी उम्र उस नरक में सड़ती रहती जहाँ राजवीर को भी उस सड़न का भागीदार बनाती? अगर तुम चाहो तो इस अवसर पर उन्हें बुला सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आखिर राजवीर उनका भी तो अंश है। वैसे मैं नहीं जानती कि वे कहाँ और कैसे हैं, पर दुनिया इतनी बड़ी भी नहीं कि किसी को ढूंढा ना जा सके। पुराना पता इसी डायरी में है। अच्छा, अब रुकती हूँ। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। तारीख देखी तो वही दिन था जिस दिन उन्हें अटैक आया था। अंतिम लाइनों ने उसे झकझोर कर रख दिया। तो क्या ऊपर से जिंदा दिल दिखने वाली सुमित्रा दी कहीं ना कहीं अपराध बोध से ग्रस्त थी? अपने लिए नहीं, शायद अपने बच्चे के प्रति पूर्ण न्याय न कर पाने के कारण। पर उन्होंने यह क्यों लिखा कि अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो? क्या उन्हें अपने अंतिम समय
का आभास हो गया था। दीदी का अंतिम पत्र पढ़कर आज लग रहा था कि कहीं वे दोहरी जिंदगी तो नहीं जीती रहीं। चेहरे पर हंसी और अंदर ही अंदर एक अनकहा तूफान, पर जाते जाते वे उस तूफान को छिपा नहीं पाईं। शायद इसी दुनिया से जाते समय वे अपने दिल पर कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती थीं और ना ही जीते जी सबके सामने स्वीकार करके कमज़ोर पड़ना चाहती थीं। सच अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो साधारणतया हर हंसी के पीछे कोई भीषण दुख छिपा रहता है। सच कुछ पल भुलाए नहीं भूलते। कहीं मन में वर्षों का डंक मारता दुख आज उनके इस अटैक का कारण तो नहीं बन गया। कारण जो भी रहा हो, पर हकीकत का सामना तो करना ही था। वैसे भी अंतिम सांसें लेता व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। दीदी की अंतिम इच्छा का सम्मान करना उसका कर्तव्य है, पर कैसे, समझ नहीं पा रही थी। राकेश को दीदी की डायरी का वह अंश दिखाया तो वे भी सोच में पड़ गए। जब समझ में नहीं आया तो राजवीर से बात करने की सोची। आखिर वही तो था जिसने माता पिता के अलगाव का दुख झेला था। राजवीर को डायरी दिखाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मौसी ये सच है कि मैंने पापा को मिस करने का दर्द सहा है, पर जो दर्द मम्मी ने सहा है वह मेरे दर्द से बहुत ज़्यादा है। उस आदमी ने मम्मी का तो तिरस्कार किया ही है, मेरी भी परवाह नहीं की, तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूं? उसे बुलाकर मैं मम्मी के प्यार का अपमान नहीं करूंगा। मेरे मम्मी पापा दोनों माँ ही थी। आज मैं अनाथ हो गया मौसी, मैं अनाथ हो गया। दीदी के जाने के बाद तू अकेला ही नहीं, हम सब अनाथ हो गए बेटा। वे हमारे लिए वटवृक्ष के समान थी। हालात पर किसी का वश नहीं है बेटा, पर उनकी खुशी के लिए स्थिति के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। ना तू रोएगा ना हम रोएंगे। मनोरमा ने उसे अपने अंक में समेटते हुए कहा। दीदी तो उस समय का इंतजार नहीं कर सकी, पर विवाह टलेगा नहीं और ना ही इस स्थिति के लिए कोई नई बहू को दोषी ठहराएगा। वह राजवीर के साथ दीदी की भी पसंद है। वह उसी धूम धड़ाके के साथ इस घर में प्रवेश कराएगी जैसा दीदी चाहती थी। इस निर्णय ने मनोरमा के डगमगाते इरादों को मजबूती दी। वह विवाह की तैयारियों में जुट गई। आखिर उसे अपनी सुमित्रा दीदी के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना था।